हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आरएच क्राइटेरिया, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये काम कहाँ कहाँ पे करता है। सबसे पहले तो एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई ये जो आपके पास क्राइटेरिया है ये हमेशा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऊपर काम करता है। तो ये बहुत बड़ा डाउट मैंने नोटिस किया जब मैं कई बार, मतलब मैंने क्लास में भी देखा बच्चे कई बार थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। करने के बाद उनको बाद में जब क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है तो तब पता चलता है। होता क्या है कि जैसे अब उन लोगों को लगता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सिर्फ क्लोज लूप सिस्टम की होती है। तो एक चीज ध्यान में रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो ओपन लूप सिस्टम की भी हो सकती है और क्लोज लूप सिस्टम की भी हो सकती है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लेके काम करेगा, अब वो चाहे ओपन लूप, क्योंकि देखो एट द एंड इसने क्या काम करना है, आरएच क्राइटेरिया करते क्यों है, क्योंकि इसको एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है। दो टाइप की स्टेबिलिटी होती है हमारे पास, एब्सोल्यूट और रिलेटिव स्टेबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव स्टेबिलिटी बाद में जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में नाइक्विस्ट वगैरह पढ़ेंगे वो सब डिस्कस करेंगे। अभी एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी मतलब सिर्फ इतना बताएगा कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, कितने मार्जिन के साथ स्टेबल है, या वो सब मैं बता रहा हूँ ना आपको। वो सारी चीजें मैं आपको जब नाइक्विस्ट पढ़ाऊंगा, जब गेन मार्जिन फेज मार्जिन सब डिस्कस करेंगे, तब आपको थोड़ा रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में समझ में आएगा। अभी फिलहाल की बात इतनी सी है कि आरएच क्राइटेरिया एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी बताएगा कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, डन, या फिर वो ऑसिलेटरी है, जो भी है। ठीक है, अभी वो डिस्कस कर लेंगे। तो मुद्दा ये है हमारे पास कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ काम करेगा, जिसकी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंसीडर करोगे उसी की स्टेबिलिटी की बात करेगा। अगर आप बात करो ओपन लूप सिस्टम की, और उसकी आपने ओपन लूप सिस्टम को आपने जीएसएचएस की बात की, आपने जीएसएचएस का कुछ आपको सपोज कुछ गिवन था, जीएसएचएस के बाय समथिंग, और आपने ये जो समथिंग जो नीचे वाला इसी इसी का एनालिसिस कर दिया, तो वो इसकी स्टेबिलिटी बता देगा। अगर आपने इसका यूज करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली क्लोज लूप की, तो वो क्लोज लूप की स्टेबिलिटी बताएगा। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए पहले तो। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये स्टेबिलिटी बताता है, जिस भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जिसकी भी होती है उसकी स्टेबिलिटी बताएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्लोज लूप की बताएगा हमेशा या ओपन लूप की बताएगा हमेशा, जिसकी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी उसी की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी बताता है। तीसरा ये है, ये भी आपको बताएगा कि पोल की लोकेशन क्या है, कि राइट साइड में कितने पोल हैं, लेफ्ट साइड के अंदर कितने पोल हैं, और इमेजिनरी एक्सिस पे कितने पोल हैं, सारा कुछ ये डिस्कस कर लेता है। ये इसके फायदे हो गए। तो बीच में मैं क्या आपको बताऊंगा, मतलब इस वीडियो में क्या रहेगा, पहले मैंने आपको ये बताया कि क्राइटेरिया यूज क्यों करना है। ठीक है, दूसरा ये कि कैसे यूज करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मतलब तीन चार केस होते हैं। फिर लास्ट में आपको बताऊंगा इसका नुकसान क्या है, मतलब हम कहाँ पे इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका कंटेंट रहेगा वीडियो का। तो सबसे पहले आपके पास एक सिस्टम है, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस कैसे करते हैं हम लोग, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। तो सपोज आपके पास एक सिस्टम है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको ये गिवन है, और वो पूछ रहा है कि बताओ स्टेबल है, अनस्टेबल है, या फिर क्या है। ठीक है, तो पहले आपने काम कैसे करना है, इस इक्वेशन को पहले नॉर्मली आपने लिखना है, ये लिख दिया मैंने जो इक्वेशन थी। फिर आपने क्या करना है, हाईएस्ट पावर चेक करनी है। ठीक है, जैसे इसमें एस की पावर 4 है, तो आपने उस हाईएस्ट पावर को यहाँ पे लिख लेना है। तो उसका जो कोफिशिएंट है ना, जो उसका कोफिशिएंट है, फिर आपने उनको नोट करना है। जैसे इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये अगर इवन पावर है तो आगे सारे इवन पावर के कोफिशिएंट आएंगे, अगर ये हाईएस्ट पावर ओड है तो ओड के आएंगे। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा एक दो क्वेश्चन से। जैसे इसमें इवन है, तो आपके पास एस की पावर 4 है, तो इसका कोफिशिएंट आ गया 1। मैंने आपको बताया ये इवन 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 पावर्स के कोफिशिएंट आएंगे, तो अगली इवन पावर कौन सी है, स्केयर वाली। ठीक है, तो मैंने 6 लिख दिया। फिर उसके बाद इवन पावर कौन सी है, ये एस की पावर 0, देखो। ठीक है, एस की पावर 0, तो ये भी इवन में हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, तो ये आ गया 1, डन। इसके बाद आनी है आपके पास नेक्स्ट, जो आपके पास ये मैक्सिमम पावर है, इससे सपोज ये x की पावर n है, तो s की पावर n माइनस 1 से आपने स्टार्ट करना है। तो s की पावर 4 था, ये आ गया। s की पावर 3 का कोएफिशिएंट कितना है, 2। फिर अब आपने देखने सारे ओड वाले, s की पावर 3 का आ गया, s की पावर 1 का आ गया, है ना, ये 4 आ गया। अब नेक्स्ट नहीं, तो मैंने 0 लिख दिया। और कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी रहेगा कि वो किसी पावर को बीच में मिस भी कर सकता है, तो जहां पे कोएफिशिएंट मिसिंग है, मतलब जो टर्म मिसिंग है, तो आप वहां पे 0 मेंशन करेंगे। ठीक है, टेबल के अंदर इसको आरएच टेबल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपने टेबल फ्रेम करना है, पहले टेबल बनाना है आपने। ठीक है, तो अभी काम कैसे करना है, पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करके ये दो रोज लिख लेनी है। फिर आपने यहाँ पे एक पावर कम करनी है, जैसे एस की पावर 4, एस की पावर 3, फिर नेक्स्ट आएगा एस स्केयर। तो एस स्केयर की यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, वो आपने क्या करना है, आपने इन पहले चार एलिमेंट को ध्यान से देखना है। ये एलिमेंट
आपने ऐसे लिखे तो इसका रूल होता है, सपोज ये एलिमेंट थे ए बी सी डी, तो इसके नीचे जस्ट नीचे जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, बी सी माइनस ए डी। देखो जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, ए डी माइनस बी सी, डिटर्मिनेंट का नेगेटिव होता है ये तो नेगेटिव होता है तो इसका मतलब क्या आएगा, बी सी माइनस ए डी आएगा। तो मैंने यहाँ पे निकाला बी सी या सी बी माइनस ए डी, और इस एलिमेंट से आपने डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा इसको तो क्या लिखूंगा, देखो 2 into 6, ठीक है, 2 into 6 माइनस 4 into 1, ठीक है, 4 into 1 डिवाइड बाय जो ये वाला एलिमेंट होता है उसको हम लिखते हैं। तो इस तरीके से पूरा टेबल फ्रेम करना है। चलो तो देखो कितना आएगा, ये कितना आ गया, 12 में से 4 गए, 8/2 4। तो ये मैंने दोबारा सोल्व करके, आपने ये इसमें कुछ कुछ मत किया करो, ऐसे इसको ना थोड़ा अलग से सोल्व किया करो, ठीक है। ये मैंने वैसे करके आपको बताया यहाँ पे। तो एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, ये 4 आ गई, ठीक है जी, ये 4 आ गई। अभी नेक्स्ट एलिमेंट, इसके आगे वाला एलिमेंट कैसे आएगा, अब आपने क्या करना है, आपने इस सेकंड कॉलम को भूल जाना है, ऐसे इसको भूल जाना है, ठीक है। इसके नीचे के लिए इसको भूल जाना है, क्योंकि आपने हमेशा फर्स्ट कॉलम का ही यूज करना है इसी का। तो अब मैट्रिक्स जो 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 डिटर्मिनेंट बचा वो बचा 1 2 और आगे क्या है 1 0। तो हमारे पास क्या बचा 1 2, ठीक है, नहीं 1 सॉरी ये गलत हो गया, ठीक है, ऐसे बचा 1 2 और यहाँ पे क्या बचा 1 0, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा देखना, 2 into 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 तो ये एलिमेंट आ जाएगा आपके पास 1। अब ये तो आपने सोल्व कर लिया, बट मैं इसके आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि जब भी किसी एलिमेंट के नीचे 0 होता है ना, तो उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आगे रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब जैसे ये था ना 1 2, यहाँ पे क्या था, ये एक सेकंड इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या था देखो 1 2 6 4 था, इसको सोल्व करके आपके पास 4 आ गया। नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा ना इसको भूल गए, तो आप देखो इसके आगे 0 है ना, तो ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाता है यहाँ पे। आगे से इसको सोल्व मत करना, बस ये देख लेना अगर किसी एलिमेंट के नीचे 0 है ना, तो उसके लिए सोल्व मत किया करो, उसको डायरेक्टली लिख लिया करो, ठीक है। चलो यहाँ पे 1 आ गया, तो ये बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास रोज आ गई 2 4 0 4 1 0। तो ये वाला एलिमेंट कितना आएगा, फिर एस की पावर 2 आ गई है, उसके बाद आपने सोल्व करनी है एस की पावर 1, ऐसे कम करते चले जाना। तो एस की पावर 1 के लिए मैं क्या लिखूंगा, देखो अब एलिमेंट क्या है 2 4, ठीक है, और 2 4 और उसके साथ साथ एक सेकंड इसको क्लियर कर लेते हैं पहले, हाँ 2 4 और उसके साथ साथ कौन है 4 1, ठीक है, ये 2 है, और अगला एलिमेंट ये 0 है और ये भी 0 है, डन। तो मुझे अब इसके नीचे आना है, तो ठीक है, तो क्या ये जो एस की मतलब एस की पावर 1 निकालने तो क्या आएगा, ये देखो 4 into 4, ठीक है, 4 into 4 कितना आ गया 16 माइनस 2, ठीक है, 16 माइनस 2 डिवाइड बाई यही सेम एलिमेंट 4। तो ये ऐसे आप आर एच क्राइटेरिया को, मतलब ये क्या बोलते हैं, सॉरी, टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। जब आपके पास टेबल कंप्लीट हो जाएगा, टेबल कंप्लीट करने के बाद हमने कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। बार बार आपने प्रैक्टिस करना, तो आपको आसान लगेगा, ये काम बहुत इजी होता है। सबसे इजीएस्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम का, वो है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से बहुत इजीली आप जैसे नाइक्विस्ट वगैरह आप देखोगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा लेंथी होता है पेपर के अंदर सोल्व करना, बट आरएच से मैक्सिमम लोग इसके हैंडी होते हैं, तो वो फटाफट इससे इसी इसी के साथ मैक्सिमम क्वेश्चन को डील करते हैं आरएच क्राइटेरिया से, स्टेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो एस की पावर 1 कितनी आ गई 14/4 आ गई यहाँ से, और ये नेक्स्ट एलिमेंट 1 था 0 था। फिर मैंने आपको बताया इसके नीचे जो एलिमेंट आएगा, देखो इन दोनों को सोल्व करना है, तो 0 है ना ये, इसको डायरेक्टली यहाँ पे नीचे उतार लो। तो आपके पास क्या बचा, मतलब क्या क्या एलिमेंट आए, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 7/2 और फिर 1। तो इसको मैं अगर देखूं, ठीक है, तो आपके पास ये एलिमेंट आएंगे। अगर आपके पास आर एच टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर अगर ये, इसको प्रिंसिपल कॉलम बोलते हैं फर्स्ट वाले को, अगर इस कॉलम का हर एक एलिमेंट सेम साइन का है, ध्यान रखना सेम साइन, कई लोग बोलते हैं पॉजिटिव साइन, वो गलत है, हो सकता है सारे नेगेटिव आ जाए, ठीक है, साइन सेम होना चाहिए। तो ध्यान रखना है, कई लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव साइन, नहीं, पॉजिटिव गलत है, सेम साइन होना चाहिए। अगर आपके पास सभी एलिमेंट्स का सेम साइन है, ठीक है, अगर सभी के सभी एलिमेंट का सेम साइन है, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं स्टेबल सिस्टम। अगर आपके पास ये प्रिंसिपल, जो आपके पास प्रिंसिपल कॉलम है ये वाला फर्स्ट वाला, अगर इसके हर एलिमेंट के अंदर सेम साइन है, तो इसका मतलब वो सिस्टम आपके पास क्या बनेगा, स्टेबल सिस्टम बनेगा। ये चीज दिमाग में डाल लेना, ठीक है। अभी इसका, ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पहले मैं आपको 3 4 केस डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर
गेट प्रीवियस ईयर रहेगा सारा का सारा, ठीक है, तो लास्ट से स्टार्ट करेंगे उनको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि जीएसएचएस आपको गिवन है, एचएस1 है, तो यूनिटी फीडबैक है, मतलब ऐसा पूरा क्वेश्चन ये था। आपने बताना है कि के की में किस रेंज के लिए हमारे पास के की क्या रेंज रहेगी कि सिस्टम जो है वो स्टेबल रहे, ठीक है, और के रेंज ऑफ के फॉर द सिस्टम, और यहाँ पे ना क्लोज लूप लिख लेना, क्लोज लूप सिस्टम टू बी स्टेबल, मैं क्लोज लूप की बात करना चाह रहा हूँ। तो क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए आपको बताने के की रेंज, तो यार जिसकी बात कर रहे हो उसी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए ना फिर। तो क्लोज लूप सिस्टम की आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, 1 प्लस जीएसएचएस, डन। अच्छा, अगर वो ये पूछता कि सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए, जीएसएचएस की स्टेबिलिटी के लिए के की वैल्यू, तो क्वेश्चन इनलॉजिकल था, क्योंकि उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो ये थी, उसमें के का रोल ही नहीं, समझ रहे हो आपको। तो के का रोल कहाँ पे है, क्लोज लूप सिस्टम के अंदर। तो क्लोज लूप सिस्टम के अंदर आपने क्या किया, क्लोज लूप सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी, तो 1 प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू 0, जी एस एच एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो इस टाइप से आपको इक्वेशन मिल जाएगी इक्वल टू 0। तो फाइनली मैं इक्वेशन की बात कर लेता हूँ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो रहेगी ये इक्वेशन। फिर हम इसकी स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो आर एच क्राइटेरिया बना लेंगे, तो ठीक है, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, एस क्यूब। तो अब जो कोफिशिएंट आएंगे वो ओड वाले आएंगे, एस क्यूब का कोफिशिएंट 1, फिर एस का देखो 8, ठीक है, एस का कोफिशिएंट देखा 8। अब आपके पास 6 एस स्क्वायर, फिर इसके नीचे छोटे वाले पावर मतलब एस स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट कितना है 6। फिर अगला को इवन क्या है के लिख दिया। सिंपल सा आरएच क्राइटेरिया है, ठीक है, सिंपल सा टेबल है। तो अभी बताना टेबल के अंदर क्या आएगा नेक्स्ट एलिमेंट, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, देखो 6 इंटू 8 48, ठीक है, 48 माइनस के डिवाइड बाई 6, ये आ गया। और आगे तो कुछ नहीं था, तो जीरो लगे लगा दे, कहीं जगह आप जीरो देखोगे कहीं जगह नहीं भी देखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लिख सकते हो आप। नेक्स्ट ये जो एलिमेंट आएगा, मैंने आपको बताया था अगर किसी के नीचे जीरो होता है तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, ये बन गया आपके पास टेबल। अब क्वेश्चन है कि प्रिंस क्वेश्चन ये है कि स्टेबिलिटी कब आएगी, स्टेबल सिस्टम के लिए इसके सारे साइन सेम होने चाहिए। अब अगर पहले दो पॉइंट पॉजिटिव है तो ये भी तो पॉजिटिव आने चाहिए ना यार, ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब मैं क्या पुट करूंगा, के को ग्रेटर देन जीरो पुट कर दिया, ये भी जीरो से बड़ा होना चाहिए और ये भी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से आपको कुछ कंडीशन मिल गई है, देखो के ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ से क्वेश्चन क्या है के लेस देन 48, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा के लेस देन 48। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर कोई सिस्टम स्टेबल, ये सिस्टम अगर स्टेबल होना चाहता है तो जो के की रेंज रहेगी वो क्या रहेगी, 0 से 48 के बीच में रहेगी। जैसे ही अगर आप 48 से इंक्रीज करोगे, सपोज आपने 49 कर दिया, तो देखो अगर आप यहाँ पे 49 पुट करोगे ना, तो ये एलिमेंट आ जाएगा आपके पास नेगेटिव, आ रही बात समझ में, ये एलिमेंट आ जाएगा आपके पास नेगेटिव, और जैसे ये नेगेटिव आएगा तो सारे सेम साइन के नहीं रहेंगे, तो ये सिस्टम बन जाएगा अनस्टेबल। इसका पूरा, तो ये ना के एक्चुअली गेन होता है, ठीक है, ये आपको, और जब मैं ये आपको एक चीज समझ में आ रही है यहाँ से बेसिक, कि के को ना किसी पर्टिकुलर लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हो। देखो अगर आप देखो ना के ना गेन होता है वैसे, तो के को आप एक किसी लिमिट, ऐसा नहीं कि आपने सिस्टम बनाया उसका गेन 1000 कर दिया 2000 कर दिया, एक लिमिट होती है कि एक लिमिट तक आप गेन को इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद अगर फर्दर आपने गेन को इंक्रीज करने की कोशिश की तो वो सिस्टम अनस्टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम के कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं, तो ये अब गेन को कितना इंक्रीज कर सकते हैं कितना डिक्रीज कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो बाद में हम डिस्कस करेंगे वो गेन मार्जिन फेज मार्जिन में आएगी, कि कितना मैं गेन बढ़ा सकता हूँ, वो सब, वो तब आपको और मजा आएगा, वहां पे सारा क्लियर हो जाएगा आपको कि कितना गेन आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिलहाल आपने यहाँ तक, यहाँ से क्लियर हुआ आपको कि के की जो रेंज है वो 0 से 48 रहेगी। इवन अगर आपने 48 भी पुट कर दिया सपोज, चलो ठीक है, 48 का भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा अगले क्वेश्चन के बाद। अभी फिलहाल क्वेश्चन पॉइंट ये है कि आपके पास ग्रेटर देन 48 नहीं होना चाहिए, ठीक है, जीरो से 48 के बीच में होना चाहिए, और ना ही नेगेटिव हो सकता है जीरो से कम, क्योंकि फिर तो सिंपल सी बात है, अगर आपने नेगेटिव पुट कर दिया तो ये रो वैसे ही एक एलिमेंट नेगेटिव आ जाएगा, तो तब भी ये सिस्टम अनस्टेबल बन जाएगा। तो सिंपली हमें एक रेंज मिल गया 0 से 48, ठीक है। तो इसका जो ये पार्ट है मैं अभी डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है, एक दो क्वेश्चन के बाद, कि अगर 48 हुआ तो क्या करेंगे, फिर क्या रहेगा सिस्टम के साथ क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आपके पास कोई क्लोज लूप सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है जिसके आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, ये तो पूछ रहा है कि भाई स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट करो, स्टेबल है अनस्टेबल है ये क्या है, ठीक है। तो पहले मैंने एस की मैक्सिमम पावर कितनी है, एस की पावर 5, यहाँ पे एस की पावर 5 लिखी, इसका कोएफिशिएंट 2 है। अब ये देखो ये ओड पावर है, तो इसका मतलब सारी की सारी ओड पावर्स आएंगी, तो ये आ गया 2, फिर आ गया इसका कोएफिशिएंट 2, फिर आ गया इसका कोएफिशिएंट 2, फिर नेक्स्ट होता है एस की पावर 4, उसका कोएफिशिएंट कितना है देखो 3, फिर नेक्स्ट कितना है 1, ठीक है, नेक्स्ट कितना है 2।
तो ये टेबल ऐसे एलिमेंट लिख लिए, ठीक है। उसके बाद एस की पावर 3 के लिए क्या करेंगे बताना। देखो इन तीनों को जूम करेंगे तो क्या करेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। 6 में से फिर माइनस कर देंगे 2 को, 6 में से 2 गए 4, 4/3, ये आ गया 4/3, 4/3 आ गया, ठीक है। तो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 4, 4/3। अगर मुझे ये एलिमेंट निकालना है तो मैं इसको भूल जाऊंगा इसको, तो सिर्फ ये काम आएंगे। देखो 3 2 6, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2, 2/3, तो ये आ गया 2/3। अभी मैं कई बार बता चुका है, आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि ये टेबल कैसे बनाना है आपने, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा टेबल फ्रेम कर लोगे, ठीक है। तो जब आप देखोगे एस की पावर 2, ये जो एलिमेंट आएगा इन्हें नेगेटिव आ जाएगा यहाँ, ये एलिमेंट आ गया आपके पास नेगेटिव। जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो मैंने यहाँ पे सोल्व करके भी बता रखा है, ये एलिमेंट ऐसे देखो, ये एलिमेंट ऐसे सोल्व करके भी बता रखा है, 3 1 4/3 2/3, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस डिवाइड बाई दिस, है ना। तो अगर आप ये मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे, और जब इसी एलिमेंट से वापस डिवाइड करोगे, ठीक है, जब आप वापस इसी एलिमेंट से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। और हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो, आप चेक कर लेना, बट ये जहां तक मेरा ख्याल है मैंने सही कर रखा है, ठीक है। एग्जैक्टली ये -1/2 ही आएगी। चलो, अगर ये एलिमेंट देखेंगे तो ये एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगा 2 यहाँ पे, ठीक है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसकी जो वैल्यू, जब ये वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, और फर्दर फिर ये 2 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। अब आप एक चीज नोटिस करो, इस पूरे टेबल के अंदर, ठीक है, जो प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं, जो प्रिंसिपल कॉलम है हमारे पास, इसके अंदर सभी सेम साइन के नहीं है। सेम साइन के नहीं है तो एक चीज तो श्योर है कि भाई ये सिस्टम अनस्टेबल है। अब क्वेश्चन ये है कि अनस्टेबल तो है, एक और नॉलेज ये आपको देके जाएगा, और आपको पता है अनस्टेबिलिटी अगर है ये, तो हम मान सकते हैं कि इसके पोल राइट साइड के अंदर चले गए होंगे, ठीक है। तो अगर इसका पोल राइट साइड की तरफ चला गया तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने पोल गए, ये भी तो हमें बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये नॉलेज भी देता है आरएच क्राइटेरिया, कि कितने पोल राइट में एग्जिस्ट करेंगे, कितने लेफ्ट में, कितने इमेजिनरी एक्सिस में, सब बताएगा। तो जितने भी साइन चेंजेस होते हैं ना, उतने पोल राइट साइड के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। जैसे यहाँ से आप देख रहे हो पॉजिटिव से नेगेटिव, और नेगेटिव से वापस पॉजिटिव, तो 2 बार साइन चेंज हुआ है। 2 बार साइन चेंज होने का मतलब ये है कि इस सिस्टम के जो 5, देखो अगर 5 की इक्वेशन है तो 5 रूट एग्जिस्ट करेंगे, 5 में से इसके जो 2 रूट हैं वो राइट साइड के अंदर चलेंगे। इसका सिंपली मीनिंग ये होता है, ठीक है। तो आरएच क्राइटेरिया से ये पता चल गया कि सिस्टम अनस्टेबल है, और 2 साइन चेंज है, तो इसका मतलब 2 राइट साइड पोल आएंगे इसके अंदर। अब फिर आता है क्वेश्चन, आता है इसके अंदर ना, एक आरएच क्राइटेरिया के अंदर एक डिफिकल्टी आती है। डिफिकल्टी क्या आती है उसके ऊपर रिलेटेड, ये 2 टाइप की डिफिकल्टीज है। ये डिफिकल्टी 1 है, ठीक है, एक्सेप्शनल केस होते हैं थोड़े, कि कैसे डील करना है। सपोज आपके पास ये कोई करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हिसाब से पहले आपने टेबल बनाया, तो टेबल के हिसाब से पहले तो एलिमेंट लिख लिए, ठीक है। उसके बाद एस की पावर 4 वाले लिख लिए। फिर जब मैंने एस की पावर 3 के लिए सोल्व करना स्टार्ट किया, अब देखो, जब मैं एस की पावर 3 के लिए सोल्व करूंगा तो यहाँ क्या लिखूंगा, देखो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0, 0/2 0। तो यार जीरो का तो कोई सीन ही नहीं, हमने अभी तक पढ़ा था कि जीरो के लिए क्या करेंगे, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो जब भी ऐसा केस आया आपके पास, हाँ, एक और चीज ध्यान रहे, सिर्फ एक ही जीरो आनी चाहिए, आगे जीरो नहीं बननी चाहिए। देखो अगर आप इस एलिमेंट की बात करते हो इसकी, तो ये कितना 6 कैसे आया, इसको करके देख लेते हैं। देखो इसको हटा दो, तो कितना आ गया, 2 इंटू 11 22, ठीक है, 22 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। तो ठीक है, ये एलिमेंट आ गया आपके पास 6। अगर ये एलिमेंट आपके पास 6 आ गया, अच्छा, उसके बाद कुछ अवेलेबल नहीं एलिमेंट, तो 0 लिख दिया। तो इसके अंदर एक चीज, ये केस वो है जिसके अंदर सिर्फ एक ही 0 बनेगी। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, पूरी रो भी 0 बनेगी, ये भी डिफिकल्टी होती है, वो अलग केस है। अभी फिलहाल एक 0 की बात करेंगे। तो अगर आपके पास एक 0 बनी, ठीक है, इस 0 को आपने क्या करना है, इस ये ईच ई मान लो, ठीक है, कई लोग ई बोलते हैं, ये सिंबल ई है, एप्सिलॉन है, आप के पुट कर लो, एम पुट कर लो, कुछ भी नाम दे दो। बुक्स के अंदर जनरली ऐसा एप्सिलॉन टाइप से डाला होता है, ठीक है। तो मैंने इस 0 को एप्सिलॉन पुट कर दिया, और ये बोल दिया कि भाई एप्सिलॉन 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा इसलिए माना कि ऊपर वाले जो एलिमेंट थे ना ये पॉजिटिव थे, अगर ये एलिमेंट नेगेटिव आ रहे होते हैं ना, तो मैं इसको नेगेटिव एज्यूम कर लेता, ठीक है, 0 नेगेटिव। इसका मतलब है कि ई एप्सिलॉन की वैल्यू ना 0.0000 चलते जाओ, लास्ट में 1 लगा देना बस कहीं, इतनी छोटी सी वैल्यू है, ठीक है, 0 से थोड़ी सी बड़ी, है ना। तो एप्सिलॉन है, इसकी जहां पे भी 0 आएगी आपने वहां एप्सिलॉन को रिप्लेस कर देना है उससे, 0 को एप्सिलॉन से। फिर क्वेश्चन को सोल्व करो,
ठीक है, तो इस 0 की जगह मैंने एप्सिलॉन लिख दिया, ये 6 का 6 आ गया, नेक्स्ट 0 था। अब इसको सोल्व करके ये एलिमेंट देखो कितना आएगा इससे अगले वाला, तो इसके लिए कॉलम क्या बनेगा, ये बनेगा 2 4, ठीक है, और एप्सिलॉन और 6, है ना, एप्सिलॉन और 6, तो क्या आएगा देखना, ये आएगा 4 एप्सिलॉन माइनस 12 डिवाइड बाय एप्सिलॉन, सही लिखा है मैंने। इसको ना मैंने एक नाम दे दिया एफ, ठीक है, ध्यान रखना, इसको बाद में सोल्व करेंगे। इसको मैंने नाम दे दिया एफ, और हमें पता है एप्सिलॉन अक्रॉस टू 0 पॉजिटिव। फिर आप देख रहे हो ये एलिमेंट, तो ये तो डायरेक्टली 10 नीचे आ जाए क्योंकि उसके नीचे 0 थी, नहीं तो आप करके भी देख सकते हो, ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होना, ये जो मैं डायरेक्टली नीचे उतार लेता हूँ ना उसको, यहाँ पे जब हम इसको नीचे इधर ले आते हैं तो इससे कंफ्यूज मत होना, करके देख सकते हो आप, 10 ही आएगा वहां पे। अच्छा, उसके बाद अब ये एलिमेंट आ गया एफ, ठीक है, ये एलिमेंट बन गया 10, तो अब नेक्स्ट एलिमेंट के लिए 4 एलिमेंट आ गए आपके पास इस डी के लिए। इसको सोल्व करने के लिए मैं बाहर ले गया क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल है, मैंने इसको नाम दे दिया डी, और आप देख रहे हो अगला एलिमेंट तो 10 यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। अब मुद्दा ये है कि डी कितना आएगा, डी कितना आएगा बताना, देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये लिख दिया, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये लिख दिया, ठीक है, डिवाइड बाय ये वाला एलिमेंट, तो ये एलिमेंट आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये जो पूरा ये जो पूरा एलिमेंट बना, पूरी जो वैल्यू बनी उसको मैंने रिप्लेस कर दिया डी के साथ, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है, जो एस की पावर 0 की, वो 10 है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन के अंदर क्या है आपके पास, अब मुद्दा ये है कि हमें ये चेक करना है कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। उसके लिए आपने क्या किया, देखो हमारे पास एलिमेंट है 1 2, ठीक है, एप्सिलॉन, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है एफ, फिर नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास डी, और फाइनली आपके पास एलिमेंट है 10। अब एप्सिलॉन तो हमने मान लिया कि पॉजिटिव है, 0 से थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन आता है एफ के ऊपर कि एफ 0 से बड़ा है या छोटा है, डी 0 से बड़ा है या छोटा है। तो इसको क्या करेंगे, लिमिट जो हमने मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर पढ़ा हुआ है उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करके बताया, जैसे एफ इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 पॉजिटिव, ठीक है, और ये किस पे अप्लाई करना है, 4 एप्सिलॉन माइनस 12 डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो देखो अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये कितना बनेगा देखना, ये बन जाएगा -12 डिवाइड बाय 0। तो -12 डिवाइड बाय 0 क्या बन, या इसको थोड़ा जैसे ओपन कर ले, जैसे एप्सिलॉन दोनों के डिवाइड में ले गए, बटे में ले गए, तो आ गया 4 - 12 बटे एप्सिलॉन, 12 बाय एप्सिलॉन, ठीक है। और जब आप एप्सिलॉन को 0 से थोड़ा सा बड़ा पॉजिटिव करोगे, ठीक है, 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो ये 4 माइनस बहुत बड़ी वैल्यू, दैट इज माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। और कई साइंटिस्ट होते हैं यार, कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने देखा है, वो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अरे यार, जो लिमिट की जो वो प्रॉपर्टी है, जो डिफरेंशिएट करने की जो प्रॉपर्टी है, वो तब होती है अगर ये 0/0 फॉर्म में बने। ऐसा नहीं है, कई लोग क्या करेंगे, मैं बताता हूँ आपको, इसका आंसर क्या करेंगे, देखो ऐसे कर देंगे कि भाई ऊपर डिफरेंस एल हॉस्पिटल रूल सुना है सभी ने, उसको अप्लाई कर देंगे, ऊपर लिख देंगे 4, नीचे लिख देंगे 1, वो बोलेंगे जी इसका आंसर तो 4 आ गया। अरे यार, इसका आंसर 4 तब आएगा अगर ये 0/0 फॉर्म बनेगी। तो ये चीज मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स में नोट किया है, जो गलती होती है बच्चों से, ठीक है, उनको लगता है कि ऐसे कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो एल हॉस्पिटल रूल होता है, ये तब अप्लाई होता है अगर आपके पास 0/0 फॉर्म बने। 0/0 फॉर्म ही नहीं बन रही, सिंपल आपके पास क्या बन रहा है, 4 एप्सिलॉन माइनस 12 बाई एप्सिलॉन बन रहा है अगर, तो मैं तो उसको सिंपल पहले चेक करूंगा ना कि वो नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं, जो हमें चाहिए वो नॉर्मल फॉर्म में तो नहीं है, तो सिंपली क्या बनेगा आपके पास, माइनस इन्फानेट बन जाएगा, ठीक है, वो 0/0 फॉर्म में है ही नहीं। उसके बाद आपके पास एलिमेंट है डी, तो डी की अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो ये रहा डी, ये ऊपर थोड़ा डी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसको सोल्व कैसे किया, पहले आप क्या करो, एलसीएम ले लो एप्सिलॉन, तो सभी को एप्सिलॉन से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब फिर से वही बात है, इसके अंदर डिफरेंशिएट मत कर देना, पहले ये चेक करो आप कि आपके पास एप्सिलॉन 0 पुट करने से ये नॉर्मल कुछ फाइनाइट आंसर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल तब अप्लाई करना है अगर वो 0/0 फॉर्म बनेगी। तो अगर मैं देखूं यहाँ से, ये एप्सिलॉन हट गया, ये हट गया, ये भी हट गया, तो 72 बाई -12 से आपको -72 डिवाइड बाई -12 से आपको आंसर मिल जाएगा 6, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास डी की वैल्यू 6 आई, और एफ की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस इन्फानाइट। तो जो ओवरऑल वैल्यूज बना, जो ओवरऑल कॉलम बना, वो ये बना। तो इस कॉलम से आपको क्या नजर आ रहा है बताओ, ये आपके पास 1 है, 2 है, 0 पॉजिटिव, माइनस इनफाइनाइट, 6 और 10। तो आप देख रहे हो 0 पॉजिटिव से माइनस इनफाइनाइट, फिर माइनस से फिर से पॉजिटिव, यहाँ पे 2 साइन चेंज हुए। तो 2 साइन चेंज होने का मतलब है कि ये सिस्टम जो है वो अनस्टेबल सिस्टम बनेगा, और इसके जो 2 रूट है, इसके जो 2 पोल है, वो राइट साइड के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 साइन चेंज हुए हैं।
तो ये थर्ड टाइप था, और जो फाइनल और लास्ट टाइप है वो इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को पहले आप क्या करोगे, पहले आपने ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ये जो क्या आर एच टेबल बना लिया, एस की पावर 5 1 2 3। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है पेपर के अंदर, जो ये वाला टाइप है, फोर्थ टाइप। तो एस की पावर 4 है, 3 6 9, ये यहाँ से कोफिशिएंट लिखे। तो आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, जब आपने एस की पावर 3 सोल्व की, तो आप देखोगे तीनों के तीन एलिमेंट जीरो बन जाएंगे। ठीक है, पिछले केस के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट जीरो बना था, इसके अंदर पूरी रो जीरो बनी है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास पूरी रो जीरो बनेगी, तो उसके साथ आपने कैसे डील करना है। ठीक है, कंप्लीट रो जीरो, इसको बोलते हैं कंप्लीट रो जीरो टाइप होता है ये। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर आपने क्या करना है, इससे जो ये जीरो बनी ना, इससे ऊपर वाली इक्वेशन को देखो ध्यान से, उसको नोट कर लो कैसे। इसको मैं लिखूंगा, देखो ये फर्स्ट जो एलिमेंट है 3, ये किसका कोफिशिएंट आएगा, एस की पावर 4 का। ये कोफिशिएंट आएगा एस स्क्वायर का, और ये आएगा एस की पावर 0 का। तो इसका मतलब यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, जो क्या बनेगी, 3s रेज टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ से प्लस 6s स्क्वायर और प्लस 9, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ऑक्सिलरी इक्वेशन की जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एस सॉरी, तो यहाँ से बन जाएगा 12s क्यूब प्लस 12s प्लस 0। ठीक है, तो ये जो न्यू कोफिशिएंट आए, ये आपने यहाँ पे पुट करने हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ से 12 और 12 नए कोफिशिएंट आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट आ गया 12, यहाँ पे आ गया 12। तो ये अब इसके बाद ये नॉर्मल जो हमारे पास टेबल है वैसे फॉलो हो जाएगा, मतलब 3 6 9, और नेक्स्ट जो रो है वो क्या है, 12 12 0। इसका यूज करके आप फर्दर फिर से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर से आप फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे फिर से दो नेगेटिव साइन चेंज, मतलब 3 से नेगेटिव, नेगेटिव से फिर 9, तो दो साइन चेंज हो रहे हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि सिस्टम अनस्टेबल है। बट इसमें बताने वाले जो एक्स्ट्रा नॉलेज की चीज ये है कि जब एक रो जीरो आ जाती है, तो इससे ना हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वो कंक्लूजन ऐसे है आपके पास, जब भी आपके पास किसी सिस्टम के अंदर कंप्लीट रो जीरो बनेगी, तो उसके क्या क्या मतलब उससे क्या क्या हमें समझ में आता है। तो उससे हमें ये तीन चीजें समझ में आती हैं। पहली चीज समझ में आती है कि भाई उस सिस्टम के जो पोल्स है ना, वो कुछ ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, ये आइडिया है, मतलब इन तीनों में से एक चीज, तीन तीन चीज है, तीन में से एक पक्का जो है ना वो सेटिस्फाई करेगी, अगर एक रो कंप्लीट जीरो बनेगी तब। तो या तो ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल है, और वो ऐसे जैसे ऑल पास फिल्टर का रिस्पॉन्स होता है ना, ये इस तरीके से सिमेट्रिक रहता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब आपने समझना है कि जैसे ये लेफ्ट और राइट के अंदर ये सिमेट्रिक रहेगी। अगर सपोज ये वैल्यू आपके पास 4 + 3j, ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा 4 - 3j। तो यहाँ पे इसके एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में सिमेट्रिसिटी के हिसाब से यहाँ पे एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में रूट एग्जिस्ट करेंगे, -4 + 3j पे, और -4 - 3j पे। तो ऐसे ये विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस जो है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल सिमेट्रिक आते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, और फाइनली जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये है कि हो सकता है कि उसके जो दो पोल हैं वो रियल एक्सिस पे लाई करें, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के साथ। सपोज ये अगर वैल्यू अगर आपके पास 2 है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी इधर, मतलब वैल्यू तो 2 ही रहेगी, बट ये साइन आएगा यहाँ -2, और यहाँ पे रहेगा 2। तो इन तीन में से कोई एक पॉसिबिलिटी मतलब श्योर है कि वो फॉलो करेगा ही करेगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या है यहाँ पे। तो और इन्फॉर्मेशन क्या है, हम इन पोल्स की लोकेशन भी निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली पोल बता सकते हैं कैसे। आपने देखा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन थी, उसको मैंने लिख दिया 0। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो पोल्स आएंगे ना, एक रूल होता है, इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, सॉरी नॉट पोल, ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो भी रूट्स आएंगे, वो जो पेरेंट इक्वेशन थी, पेरेंट इक्वेशन मतलब जो हमने क्वेश्चन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ली, जो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसके 5 रूट है ना, इसके 5 रूट, और जो आपने यहाँ नीचे जो लिखी थी ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसके जो 4 रूट्स आएंगे, ये 4 रूट्स उन 5 में से 4 यहाँ से आप निकाल सकते हो। मतलब कहने का ये है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो पेरेंट इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो 4 रूट तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, और एक रूट आपको अलग से आइडिया लग जाएगा कि वो लेफ्ट में है, कहाँ पे है। वैसे जनरली लेफ्ट में ही होता है। ठीक है, तो ये आरएच क्राइटेरिया का जो थ्योरी जो था, बेसिक जो थी थ्योरी, ये इतनी ही थी। ठीक है, और बाकी जो जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपको गेट प्रीवियस ईयर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारे पास,
वो गेट प्रीवियस ईयर के रहेंगे, 25 से 30 के अराउंड क्वेश्चन है जो आरएच क्राइटेरिया हैं, और वो सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप जरूर अटेंड करना, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, ये बेसिक थ्योरी आपको क्लियर हो गई होगी आरएच क्राइटेरिया की कि इसको कैसे आपने यूज करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे क्वेश्चंस गेट प्रीवियस ईयर, ठीक है। थैंक यू यार, आप शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।